नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जब नतीजे आएंगे तो हार जीत की तस्वीर साफ हो जाएगी। पर जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखी जाने वाली चुनावी प्रक्रिया है, उसे किसी भी रूप में नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो इनकी स्थिति को एक खास विचारधारा के चश्मे से देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कम करके आंकने की कोशिश परवान चढ़ाई जाती रही है, जिसे लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश अब की भी जा रही है। पर तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं की स्थिति क्या है, ये भी देखने वाली बात होगी। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 13% के आसपास है। वैसे आंकड़ों के माध्यम से समझे तो ये 12.7% है। तेलंगाना में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 35% तक है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 35 से 60% तक है, जो इन सीटों पर पूरी तरह निर्णायक भूमिका में है। आज चर्चा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपनी चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लुबना सरवत जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ M.A. माजिद जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, तेलंगाना का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है लुबना जी। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है तेलंगाना की, उन्होंने ये तय किया है कि जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो सभी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये न्यूज़ में आया था और ये है भी, क्योंकि वो लोगों ने कांग्रेस के ही मीडिया रूम से उन्होंने ये ऐलान किया था, वो ग्रुप्स ने। लेकिन बात ये है कि ये जो ओल्ड सिटी में सबसे ज्यादा तादाद है, वहाँ पर की जो पॉपुलेशन है और पूरी जो बाकी की जो तेलंगाना है, वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इन दोनों के अंदाज में काफी फर्क है। और ये भी एक पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि द अमाउंट ऑफ जितनी गलतियां होती है इलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पे, यानी कैंपेनिंग के टाइम पे ऑपोजिट पार्टी को धमकियां देने से लेके वोट का जो लास्ट फेज होता है, जो 5 बजे को जो क्लोज होता है वोटिंग की, जो मतदान देने के दिन में, वहां तक की जो माहौल में जो जोर जबरदस्ती रहती है, जिसको मैं खुद भुगत चुकी हूँ मेरे पिछले इलेक्शंस में, तो वो अंदाज एक अलग ही चीज है। कौन सी हैदराबाद की जो चीज है वो अलग लेवल पे रहता है और बाकी तेलंगाना में एक अलग लेवल पे रहता है। अभी ये जो मुस्लिम डिक्लेरेशन हुआ, ये कितनी परसेंटेज ऑफ, अगर ओवरऑल मुस्लिम परसेंटेज ऑफ तेलंगाना का भी आप ले लिए तो उसमें से कितनी तादाद जो है इस मुस्लिम डिक्लेरेशन को के तहत में, यानी उस ऑर्गेनाइजेशंस के तहत में है, और कितनी इनकी इन्फ्लुएंस में है, जो MIM की इन्फ्लुएंस में। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि इन्फ्लुएंस इन ना होते हुए भी, क्योंकि हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, 50 से भी कम रहता है और अराउंड 50 रहता है, तो वहां पर इंक्रीज करने की कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए गए। और उसके ऊपर से जब आप बूथ में अंदर जाते हो तो पूरे अंधेरे अंधेरे रहते हैं वोटिंग डे के दिन। इट इज नॉट एट ऑल वेल लिट। मैं लिख भी चुकी हूँ, लेकिन अब तक कोई तब्दीली नहीं है। आप देखना पड़ेगा कुछ आया, मुझे कोई होप नहीं है कि तब्दीली होंगी। बहुत ड्राई लिट रहता है, यहाँ तक कि इलेक्शन ऑफिसर्स ऐसा फोन पकड़ के वो लाइट में भी देख रहे थे जब मैं कैंडिडेट के तौर पे अंदर गई थी। तो इन सब माहौलों में, और खास करके जो आखिरी 1 घंटे में जो धड़ाधड़ होता रहता है, और कुछ खास करके MIM पार्टी के लोग अंदर रहते हैं, बाकी कोई पार्टी के भी नहीं रहते हैं, वो भी मैं देख चुकी हूँ। तो इन सभी हालतों में क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, इस सर्कमस्टेंसेस की डिफरेंस है। तो सिर्फ मतदाता या उसके बाद की थोड़ी और भी कुछ ऊपर से कुछ और हो रहा है। आई मीन दीज आर ऑल दिस, आई मीन एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर जीत हार तय होती है। इट्स नॉट कॉल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट टू द इलेक्शन कमिश्नर आल्सो, बिकॉज द फर्स्ट वेरी बेसिस फॉर एक वोट की बेसिस जो होती है वो तो वोटर लिस्ट होती है। यहाँ की वोटर लिस्ट में तो आपको पन्ने पन्ने पे डुप्लीकेट है, यहाँ पर जहां पर मैं ओल्ड सिटी से कंटेस्ट करी थी। तो इसीलिए देखने की बहुत बहुत फैक्टर्स है, अपार्ट फ्रॉम कि मुस्लिम डिक्लेरेशन हुआ और वो लोग कांग्रेस को दिए, फिर भी बहुत चीज
उनके खिलाफ जा सकता है, उनके फेवर में भी आ सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यानी कि ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ सामने ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। माजिद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि AIMIM साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को उसका झुकाव उस तरफ होता है, इस पार्टी की तरफ, और खासतौर से ओवैसी की ये पार्टी है, तो ऐसे में क्या मुस्लिम्स को कांग्रेस की जगह इस पार्टी की तरफ अपना झुकाव नहीं रखना चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ टू एस्पेक्ट्स हैं। अभी इससे पहले आपने एक सवाल किया, मुस्लिम संगठन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक अपील हुई कांग्रेस के फेवर के लिए। ऐसी भी अपीलें, अब देखिए, दरअसल जैसा अभी बताया गया कि 2 डिफरेंट सेगमेंट्स है मुस्लिम मासेस के। एक सेगमेंट है रूरल एरियाज में और एक सेगमेंट है हैदराबाद में। हैदराबाद आउट ऑफ 119, 15 सीट्स हैदराबाद की लिमिट में आते हैं, 15 असेंबली सीट्स। 15 में तो 7 में तो यू कैन अज्यूम 7 सीट्स जो है उसमें एमआईएम का है जोर रहता है और एमआईएम जीतती है आमतौर पर, ये कोई बात नहीं इसमें। दूसरी से 8 सीट्स में थोड़ा बहुत बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी ये शेयर कर लेती हैं। लेकिन हमको ये 7 सीट्स छोड़कर 112 सीट्स के बारे में हमको बात करनी है। इसके लिए, जैसा अभी आपने पूछा, कि इसके लिए जो डिफरेंट मुस्लिम एटीट्यूड है, पहले ये होता था कि यकीनन एमआईएम एक इन्फ्लुएंस रखती है मुस्लिम मासेस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट्स में भी, सिटी में भी। लेकिन इस मर्तबा मैं जो देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिस किस्म से कई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से ये गवर्नमेंट के जो उनके मुताबिक मिस गवर्नेंस जो हो रही है और जो अडोसिटीज हो रही है रूलिंग क्लास की, उसकी वजह से ये लोग 6 मंथ पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं नाम लूंगा, जमात उलमा, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और एक तबलीगी जमात का एक सेट है, वो भी काम कर रहा है। इस तरीके से कुछ लोग ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस को वोट दो। ये लोग 6 मंथ पहले से ये कैंपेन लगाए हैं कि ये गवर्नमेंट का मिसरूल है और ये गवर्नमेंट इज नॉट सिंसियर टुवर्ड्स माइनॉरिटीज। उसकी कई मिसालें हैं। एक आर्डर इनकाउंटर हुआ था जब ये गवर्नमेंट में आए थे ये लोग, 2015 की बात है। वो ये बिल्कुल उनको हथकड़ी में डाले हुए लोग थे, उनको जो बस में से उनको कोर्ट ले जा रहा था, उनको शूट कर दिया गया था। उसके बाद से लेके अब तक जितना भी, यानी एक और वक्फ की लैंड है, एक वक्फ की लैंड है मणिकुंडा जागीर कह के, जो इस वक्त आईएसबी वगैरह का बहुत बड़ा जो है, उसका जो है 1618 एकड़, और 1 एकड़ का जो नॉर्मल रेट होता है 100 करोड़। ये पूरा वक्फ का था। ये वक्फ जो ट्रिब्यूनल है वो उसमें वक्फ बोर्ड को ये बताया कि ये लैंड वक्फ की है। हाई कोर्ट में अप्रोच हुए तो बताया कि ये लैंड वक्फ की है। वक्फ के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट, चंद्रशेखर राव की गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जाती है और अपने फेवर में जो है केस ले लेती है। तो इस तरीके से ये कस्टोडियन है या नहीं है, ये एक मिसाल है। दूसरा, माइनॉरिटीज के लिए 1 लाख रुपीज का एक स्कीम निकाला था। उसमें यह बताया है कि 40,000 बेनिफिशियरी को देंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि 10,000 को भी नहीं दिया गया, वो पैसा पता नहीं किधर गया। और मुस्लिम के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, वक्फ बोर्ड है, ये कई पीरियड तक ये वैकेंट रहा इसका पोस्ट। इवन माइनॉरिटी कमीशन है जो स्टैट्यूटरी उसका जो है स्टेटस रहता है। तो ये कई चीजें हैं इसके बारे में लोग। और दूसरा, जो जनरल चीजें हैं, जनरल चीजों में देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जनरल चीजों में जो सबको बेनिफिट होती है, कांग्रेस का एक 6 गारंटी आया। 6 गारंटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एवरी सिटीजन विल इंटाइटल्ड टू बी गेट बेनिफिटेड। ये कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया, 42 पेजेस का है। उसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, यूथ डिक्लेरेशन है, फार्मर डिक्लेरेशन है, वेरियस डिक्लेरेशन, एससी डिक्लेरेशन है, 7 डिक्लेरेशंस दे हैव एंड दे प्रॉमिस मून एंड स्टार। तो ये इनका जो बेनिफिट, इसको यानी काउंटर करने के लिए बीआरएस पार्टी पूरी टूथ एंड नील, यानी पूरी शिद्दत के साथ ये मुहिम चला रही है। और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, माइनॉरिटीज को ऑफ डेट दे आर अप्रोचिंग। अभी 9 साल तक ये तो बिल्कुल आरेगोंस में रहा, बिल्कुल वो रहा, उनका अपना एटीट्यूड रहा। अब ये ट्राई टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द माइनॉरिटी सेक्ट। तो ये चीज हो रही है। अब ये डिपेंड कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, जो एमआईएम है, कि भाई आप
हमारे लिए जो है माइनॉरिटी का जो भी चंक है वो हमारे फेवर में करो। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। खैर वो उसका पॉलिटिकल रीजन है, वो क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो सिनारियो है इस वक्त डिविजन है रूरल मासेस में, अर्बन मासेस में। रूरल मासेस, मेजॉरिटी रूरल मासेस, व्हाट आई फाइंड कि ये ज्यादा चेंज चाहता है। अब बहुत हो गया सर, 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, 9.5 ईयर्स हो गया, ये कब तक रहेगा? ये एक ही फैमिली का रोल किया गया। और ये पूरा बीआरएस पार्टी का जो कैंपेन है वो फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही है। यानी उनके फादर है चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, उनका बेटा है मिनिस्टर है केटी रामाराव, उनकी एक बेटी है काउंसिल मेंबर है, वो चल रही है, और उनका एक नेव्यू है वो मिनिस्टर है। वो ज्यादा ये चार ही लोग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अंदर अलग चीजें चल रही है। ठीक है, कांग्रेस पर लोग ये बता रहे कि भाई इन्हें खराब क्या किया, तो बोले भाई ठीक, खराब नहीं किया होगा, भाई कर्फ्यू नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन वी वांट चेंज। क्यों एक फैमिली कब तक रहेगी भाई? चलो हम ये फिर ये भी हम आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस आ गई तो एवरी ईयर एक चीफ मिनिस्टर होगा। होने दो, व्हाट इज द रॉन्ग? सो ये जब सेंस लोगों में आया, जबकि बीआरएस पार्टी के अंदर रीतू बंडू कहकर फार्मर्स के लिए, यानी किसान की जो कम्युनिटी है उनके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है और उनको फ्री पावर 24 आवर्स दिया जा रहा है। और इसके अलावा दलित बंधु के नाम पे, ठीक है, उसमें भी कुछ करप्शन की बात की जा रही है, 10 लाख रुपीस, कुछ वेरी फ्यू बेनिफिट्स। लेकिन जो बेनिफिट्स को जिसको नहीं मिला, जो डिनाई हुआ, वो लोग ज्यादा है, जिसको बेनिफिट मिला वो लोग कम है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसकी वजह से बीआरएस पार्टी को डू और डाई हो रहा है, या तो करो या मरो, ये सिचुएशन है। अब ये अगर इसको डिफीट हो जाती है बीआरएस पार्टी को, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, यानी बिल्कुल सियाह हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरी शिद्दत के साथ एवरी एंगल, एवरी स्टेप ये नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कैसे भी करें। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो मामला है, कांग्रेस में वो प्रॉमिस लेकर आए और कर्नाटक का जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक के एग्जाम्पल्स में कुछ खराबी भी है, इट्स नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड बोल के हमको बताया जा रहा। लेकिन कर्नाटक की वजह से इनका जो कैडर होता है, कांग्रेस का जो कैडर होता है, वो बूस्ट हुआ है, उसको जो है एक लाइफ मिल गई, जिसकी वजह से ये लोग फिर से बाहर निकलकर ये पब्लिक में आए और एक बड़ा मूवमेंट चला रहे। दूसरी तरफ एक और एंगल जिसको हम भूल रहे हैं, ये दोनों पार्टियां हैं। व्हाट अबाउट बीजेपी? बीजेपी क्या है? बीजेपी तो एकदम फ्रंट लाइन से पीछे हट गई। उसको ये भी नहीं मालूम कि हमको 10 सीटें आएंगे, 15 आएंगे, ये भी नहीं मालूम उसको, क्योंकि इतना लोग। तो अब बीजेपी का ये बताया जा रहा है, ये जो आम पब्लिक के अंदर, अरे भाई बीजेपी तो नहीं आती, लेकिन बीजेपी क्या करेगी? कम वाट में कांग्रेस नहीं आना, इसके लिए ये लोग काम करेंगे। कांग्रेस किसी सूरत में नहीं आना। कांग्रेस ठीक है, बीआरएस से हम आज तो कल दोस्ती कर लेंगे, अब तो जो नूरा कुश्ती हो रही है, बाद में कर लेंगे। तो ये सिचुएशन हो रही है। बिल्कुल माजिद जी, और शायद यही वजह है कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम को अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तीनों पार्टी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को बेनिफिट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया मकसद है कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। लुबना जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अमित शाह ने कई घोषणाएं की, मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें एक बात ये भी कही गई कि यहाँ पर जो मुस्लिम कोटा है उसको रिवर्स करेंगे, यानी उसको हटा लिया जाएगा। तो क्या ये भी एक वजह है कि जो मुस्लिम वोटर्स है बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है? हाँ, शुरू से ही एक कोई ऐसा भारी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीजेपी था नहीं। उसके कई वजह है, राइट फ्रॉम दी बाबरी मस्जिद की इश्यू से तब तक चला आ रहा है, और ऊपर से अभी गवर्नमेंट सेंट्रल पे आने के बाद भी कोई ऐसा नया चीफ तरीके से एक क्या बोलते वो बेनिफिट नहीं मिला इन लोगों को। जैसे ट्रिपल तलाक का भी अब उनके हाथ में जब सुप्रीम कोर्ट दिए, तो उसके ऊपर बराबर की एक लेजिस्लेशन भी नहीं ला पाए वो। इनफैक्ट फैमिली तो मुस्लिम लॉ वुमेन प्रोटेक्शन बोले, लेकिन वहां पर तो बिल्कुल प्रोटेक्शन ही नहीं, आउट ऑफ प्रोटेक्शन हो गई औरत वहां। तो इसीलिए डिसोल्यूशन हो गए पूरी तरीके से, और ना कि सिर्फ माइनॉरिटी मामले में, बल्कि बहुत सारे मामलों में बहुत डिसोल्यूशन हो गए थे बीजेपी से। नो, सो इसीलिए बीजेपी यानी जैसे कि इट्स नॉट इवन ए कंसिडरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। तो इन सूरतों में मुस्लिम पॉपुलेशन और माइनॉरिटी क्या, खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन का बात है जो है, वो लोग ये जो क्या बोलते हैं वो गैर प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं एमआईएम के, खास करके ओल्ड सिटी में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा तादाद है मुसलमानों की। तो वो लोग जो एमआईएम के जो इलीगल प्रैक्टिसेस है उसके खिलाफ अभी तो वो बगावत देना चाहिए।
आई मीन कितने साल तक वो सहते जाएंगे? जैसे अभी माजिद जी ने बताया कि भूल जाइए 7 सीट्स तो उनके हैं। 7 सीट्स उनके कैसे हैं वो मैं पिछले बार अभी भी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी। इट इज नॉट प्योर वोटिंग, जो दिल की वोट गिरी वो वोट नहीं है वो, उसमें कई चाहे अल्ट्रा कामा भी चल रहे हैं वहां पर। तो इस किस्म से और कैनवासिंग से लेके कैंपेनिंग से लेके जोर जबरदस्ती रहता है, धमकियां रहती है, तो ये सभी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं अभी भी। तो मुसलमान जागना चाहिए एंड और एम्पावर्ड होना चाहिए। लेकिन हैदराबाद में कैसा है कि हैदराबाद के मासेस को हमेशा एक एजुकेशन के लेवल के नीचे रखा जाता है। और आप यकीन मानिए पिछले 2 दशकों से यानी 15 to 20 ईयर्स से 10 ईयर्स में तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पिछले और भी एक 5-6 साल तो ले लीजिए, हैदराबाद की सिटी में नई आपको एक गर्ल्स की जूनियर कॉलेज नहीं हुई। एप्लीकेशंस आते हैं ओल्ड सिटी के जूनियर डिग्री कॉलेज में, तो वापस एप्लीकेशन चले जाते हैं क्योंकि वहां सीटें भर जाती है। तो और उसका किसकी जिम्मेदारी है कि वहां हैदराबाद में एक गवर्नमेंट की डिग्री गर्ल्स कॉलेज आना चाहिए, जूनियर कॉलेज एक्स्ट्रा और आना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है ये पॉपुलेशन पूरी जो पढ़ रही है वो कहाँ जा रही है? वेयर इज इट गोइंग? नहीं पढ़ रही है वो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को दूर भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि माहौल भी वैसे ही है। पूरी ड्रग्स की तादाद अब ज्यादा हो गई है हमारे हैदराबाद में, और पूरी तेलंगाना में बहुत सारा कैप्चर हुआ था अभी भी ड्रग्स। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुसलमान को खुला दिख रहा है हैदराबाद में कि वहां पर आपको सोशली जो बेनिफिट होना चाहिए, जो आपको पढ़ाई में और जो हेल्थ हॉस्पिटल्स के मामलों में, आज भी देखिए सबसे बड़ी हॉस्पिटल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है, जो कि हैदराबाद का शान है, वो हेरिटेज स्ट्रक्चर भी है। और मूसी नदी देखिए जो कि पूरी केमिकल और सुवेद पानी से जो पूरे हैदराबाद में गोल्ड सिटी में बहती है, और वहां के तालाबे देखिए, तालाबे में तो खास MIM खुद बैठी हुई है, मेरी केस भी चल रही है बंडलागुड़ा तालाब में, उन लोग खुद एक इमारत बन दी है, और पूरे GHMC के कमिश्नर आके वहां बता दिए कि ये तो तालाब में है, ये पूरा इसके हमारे पास हमने कोई परमिशन नहीं दी। तो ये सारी चीजें जो है आवाम देख रही है कि भाई ये लोग की कब्जा है, जोर है, जबरदस्ती है, फिर भी अगर मुस्लिम आवाम ये नहीं समझे कि भाई वी नीड, अभी जैसे माजी जी बचाए कि पूरी हैदराबाद कुछ और की दूसरी जगह में मुसलमान ठान लिए कि नहीं वी नीड एन चेंज, ओके, फॉर दिस इज क्लियर ऑब्जेक्टिव रीजंस। तो हैदराबाद के मुसलमान को क्या हुआ? वो जो 7 सीटें की जो बोल रहे थे कि माजिद जी की वहां चेंज नहीं होने वाली है, MIM को लगने वाली है, तो वहां के मुसलमानों को ये क्या चीज दिख रहा है कि हमको चेंज ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं वहां बोल रही कि ये जो वोटिंग परसेंटेज की बात ला रही हूँ, और जो वोट के दिन जो बूथ्स में जो चलता है अंदर, उन सिनेरियोज भी दे प्ले ए फैक्टर इन द इलेक्शन ऑफ द MIM कैंडिडेट। कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है कि फेयर इलेक्शन कराया जाए, तो ऐसे तो अब जी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठते हैं। जी, बस सही सवाल है आपका। मैं आपको बताती हूँ कि जब इलेक्शन कैंपेन में हो, बाहर धमकी भी हुई थी मेरे ऊपर, और जब बूथ में हम गए थे तो हम देखे कि पर्दा नशीन वुमेन को बगैर फेसेस चेक करे उनसे वोट दिलाया जा रहा था। और जब हमको ये पता चला तो हम फौरन हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बोले कि भाई इलेक्शन रूल में प्रोविजन है कि अगर पर्दा नशीन औरत आए तो वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी वहां पर, और है भी। हैदराबाद में खास करके इलेक्शन कमीशन क्या करती है, बहुत सारे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है वहां पूरे लेडी ऑफिसर को पर्टिकुलरली रखती है हर बूथ पे। तो मैंने कहा कि फीमेल ऑफिसर ने चेक करके भेजना चाहिए। तो जब मैंने 2-3 बूथों में एक कैंडिडेट के तौर पे जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बोला कि जरा रूल को फॉलो करती जाइए, तो MLA कैंडिडेट MIM के कौसर मोहिद्दीन जी पूरी एक 10-12 लोगों को लेके आगे बूथ के अंदर घुस गए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर थम गया और हमको धमकी पे धमकी देके बाहर निकले। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या करी, बाहर जाके मैंने इमीडिएटली स्क्वाड्स को बताया, इलेक्शन स्क्वाड्स को, पुलिसों को, सबको बताया मैंने। सो व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड ना, इमीडिएटली उनके ऊपर नोटिस नहीं गई, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई ऐसे नहीं हुई ना। भी चाहिए कि अगर इस तरह का इलेक्शन हो रहा है तो फिर किस तरह से जनता को हम माने कि वो किसे वोट करेगी, या जो उनके दिल में है वो कैसे सामने रख सकती है जब इतना फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं आप माजिद जी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि ऑप्शंस तो अब शायद जिस तरह से बता रही हैं लुबना जी कि अगर फेयर इलेक्शन है ही नहीं तो ऑप्शंस तो फिर बचती क्या है। लेकिन वहीं बीजेपी कहीं ना कहीं अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, तमाम तरह की बड़ी बातें कर रही हैं। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है तेलंगाना में, जबकि उन्हें कहा जाता है कि वो चाणक्य है। तो क्या उनकी चाणक्यगिरी यहां फेल होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर बीजेपी नहीं लुभा पा रही है मुस्लिम वोटर्स को अपने मैनिफेस्टो के बाद भी वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो यही माना जाए कि अमित शाह तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कराने पहुंचे हैं यहां।
इसमें दो बातें आपने बताई। एक तो अभी मैं समझता हूँ कि आई बिलीव लुबना जी शायद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और शायद वो कॉन्टेस्ट भी की होगी, है मुझे याद आता है। लेकिन जहां तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पोलिंग के दिन हैदराबाद में आइए और देखिए क्या कितना फेयर एंड फ्रैंक पोलिंग होता है, इलेक्शन होता है, नहीं होता है। ये आप हो सकता है उनके साथ कोई वाकया हुआ। रही बात इलीगल की और एक चेंज की, भाई चेंज आप कौन लाना है? चेंज सोसाइटी के लोग लाना है, क्यों बराबर चाहते हैं लोग। और आप बताइए हैदराबाद का जो सेगमेंट है, साउथ सेगमेंट है, उसमें 35 लाख लोग रहते हैं, 35 लाख, और इसमें 5 लाख माइग्रेंट्स है। बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा, पंजाब, इवन साउथ इंडिया के हैं। और ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? लिविंग स्टैंडर्ड उनका किस तरीके का है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है? एक सर्वे कीजिए आप, बेहतर है कि आपका एक प्रोग्राम कीजिए। ठीक है, इलेक्शन के लिए आपने बात की है, लेकिन हैदराबाद की डेमोग्राफी और इसका जिस किस्म का जो हिस्सा है, इसकी इकोनॉमी, इसकी सोशल स्टेटस पर इसकी यानी सोशो पॉलिटिकल जो सिनारियो है, बस ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैडम जी शायद विक्टिम हुई हैं, तो शायद इसलिए उनको थोड़ा सा गुस्सा होगा, इसलिए उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन हैदराबाद इज प्रोग्रेसिंग। आप देखिए कई हमारी ठेला बंडी वाली फैमिलीज की लड़कियां डॉक्टर बनी हुई हैं, इंजीनियर्स बनी हुई हैं। और आपको इतने ग्रेजुएट, ठीक है, 3 वुमेन्स की कॉलेजेस हैं, डिग्री तक भी है, जूनियर लेवल की भी है। ये बात सही है कि एजुकेशन के लिए उतना फैलाव और होना चाहिए, अभी हो रहा है। लेकिन इसका मकसद एक डार्क सीन हैदराबाद के बारे में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यू पर्सनली कम एंड विजिट, हम आपके लिए जो भी सहायता है देंगे। हमारे पास एक बड़ा आप लोगों के गेस्ट रूम भी है, फराम भी है, आपको जो सहूलतें देंगे, जो भी मीडिया की सहूलतें देंगे, फ्रॉम योर आइज आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हैदराबाद में कैसे होती है और क्यों नहीं हो रहा है। जिससे अभी बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट में तो चेंज हो रहा है, हैदराबाद में क्यों हो रहा है? हैदराबाद में क्यों एमआईएम, बीजेपी, ये लोग क्यों रहते हैं? इसकी क्या वजह है? इसके लिए आपको इसकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है सिनारियो पे गौर करना होगा। अब रही बात, आपने अमित शाह की बात की, मैं समझता हूं कि अमित शाह आए बीजेपी को डैमेज करने के लिए। दो बातें बताता हूं। 4% रिजर्वेशन का भी आपने जिक्र किया। 4% रिजर्वेशन ये कंटिन्यू है सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट। ये जो चाहे वो निर्मला सीतारामन कल आई थी, वो भी यही बोल रही कि ये तो गलत है, फला है, गलत है। तो ये जो है ये कोर्ट के उसमें जो है जिस तरीके से कोर्ट में पेंडिंग इशू है उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक हिंदू वोटर्स को, ये हिंदुत्व के जो वोटर्स को उसको उनको रुझाने के लिए, उनको जो है अपील करने के लिए है। इससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, राम मंदिर दर्शन, मैं कई हमारे संगी भाइयों से बात किया, काफी मेरे भी बड़े काफी संगी भाई हैं, तो उनसे पूछा भाई ये राम मंदिर का भाई है, अरे भाई हमको पेट की जरूरत है, राशन कार्ड की जरूरत है, हमको जो है चीज बेसिक फैसिलिटी की जरूरत है। ये राम मंदिर ठीक है, बाद में जब पेट भर गया तो राम मंदिर को तीर्थ को जाएंगे हम। तो ये डैमेज करने के लिए आए हैं। ये जो है, इससे मैं समझता हूँ कि शायद 15 सीट भी अगर ला ले बीजेपी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है इनके लिए अचीवमेंट हो जाएगा। अब इनका जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी वालों से काफी मैं करीब भी हूँ, इनका स्ट्रेटेजी है कम वोट में कांग्रेस ना आए, ये है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं माजिद जी कि कांग्रेस ना आए, बस यही काम चल रहा है, अदरवाइज बीजेपी को ये पता है कि वो भी सत्ता में नहीं आने वाली है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि पहले पेट भरना चाहिए, उसके बाद यात्रा पर जाएंगे। तो फिर ये तो क्या आप ये मानते हैं कि जो बीजेपी की जो रिसर्च वर्क है, क्योंकि हमें लगातार ये लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी तरह से अपने एरिया को स्टडी करती है, उसके बाद अपनी रणनीति बनाती है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको इसके पीछे? लेकिन ओवर रिसर्च लायबिलिटी बन जाता है, यानी नुकसानदायक हो जाता है। तो ये इनके पास, मैं चूंकि मैं काफी माइन्यूटली डिस्ट्रिक्ट वाइज, मंडल वाइज भी मैं जाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, संघीय लोगों से मिलता हूँ। यकीनन बूथ वाइज इनका एक नेटवर्क अच्छा है, जो अमित शाह का एक बहुत बड़ा जो है तोहफा है बीजेपी के लिए। तो ये नेटवर्क में भी लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, जब लोकल कम्युनिटी हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो नेटवर्क रख के क्या करेंगे। आप फार्मर्स के इशू के बारे में कुछ नहीं करते, करप्शन बोलते चंद्रशेखर राव पर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पर, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? सिसोदिया इतने साल से, इतने महीनों से, 8 महीने से जेल में है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है क्यों? चंद्रशेखर राव की बेटी है कविता जी, उनका जो है लिकर स्कैम में वो भी तो इन्वॉल्व है सिसोदिया के साथ, उनको जो है बिल्कुल आप बिल्कुल रिलीफ दे देते हैं।
ये जो चीज हो गई है, ये जो है पर्कुलेट हो रही ग्राउंड लेवल पर, मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर। तो ये चीज जो है, ये बीआरएस पार्टी के लिए भी थोड़ा सा खतरा है, और कांग्रेस के तो बीजेपी के लिए तो खतरा ही खतरा है। तो ये दो फैक्टर है तो पब्लिक में आ गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस कोई दूध का धुलावा पार्टी नहीं है, दूध की धुलाई पार्टी नहीं है, क्लीन काफ ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उस पीरियड में भी करप्शन हुए, उस पीरियड में भी मिसरूल हुआ, मिसगवर्नेंस हुआ। एंटी इनकम्बेंसी हाँ, भी बदलाव, यहाँ पर एक बड़ा ये फैक्टर बदलाव रहने की वाला है। लुबना जी, आप क्या मानती है, क्या वाकई यही बात रहेगी और बीआरएस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है लोगों के इस रुख से? विक्टिम के तौर पे यहाँ नहीं बोल रहे हैं, और हम बहुत ऑब्जेक्टिवली जो खुला रिकॉर्ड पे है वो हम बता रहे हैं। कोई विक्टिम कार्ड यहाँ पर नहीं प्ले हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप जो बात निकाले थे, देखिए यही हैदराबाद भी, जो साउथ हैदराबाद की बात कह रहे हैं, जो हैदराबाद एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 7 हमेशा एमआईएम जीती है, और बाजू की सिकंदराबाद में नामपल्ली भी एक जीत आती है, और वही 7 के अंदर एक गोशा महल जहां पर खुद एमआईएम की दारुसलाम की हेड क्वार्टर्स है, वहां पर हमेशा बीजेपी जीतती आती है। वो गौर करने की बात है। और बस मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन सोशल बात पे आइए आप। सोशल बात पे अगर आ गए तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, वो जो मूसी नदी बहती है, वो कितना बीमारी फैला रही है हैदराबाद सिटी में। साउथ सिटी की बात करी सिर्फ, और ऊपर से आप देखिए हर गली में कोई गली साफ नहीं रहती है, हर जगह सुवेज रहता है, हर जगह कचरा रहता है। ओके, पूरे इनके कॉर्पोरेटर, पूरे इनके एमएलए, पूरे इनके एच लोग बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल गई थी। और वहां पर जो मूसी नदी में, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के अंदर मूसी नदी में पूरी अंदर मट्टी डाम करके वहां लैंड बनाया जा रहा है। नदी के अंदर ये लोग लैंड पैदा कर रहे हैं। तो वहां के एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं? और वहां जो भी आप कोई भी आप मुद्दा निकालो, वहां पर लोकल जो नेटवर्क्स है, वहां पर पूरी व्हाइटनर की जो ड्रग है ना, वो यंग जनरेशन में इतना आम हो रहा है। हाँ, और वहां पर लिकर बहुत आम हो रहा है। तो ये सब चीज हम देख रहे हैं। और वहां पर मैं बताती हूँ, चार मीनार के जो लोकल ट्रेडर्स से हम बात करें तो इतनी एग्जॉर्बिटेंट उनकी सूद पे जो चल रही है डेली वर्किंग कैपिटल के लिए, वो कितनी हाई चल रही है। तो इन सब सोशल बात, इसमें कहाँ कौन विक्टिम हो रहा है भाई? हर इंसान वहां का विक्टिम है, बता रही हूं मैं आपको। हर इंसान वहां पर विक्टिम है। और ये चलिए भाई, एक कॉलेज नहीं खुला, 2 कॉलेज, ऐसी बात नहीं है। मैं जो बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड है ये, कि वहां पर आपको नया जूनियर कॉलेज, बच्चियां जो बड़े बड़े हो गए भाई, 10 इयर्स के बाद बच्ची को कॉलेज जाना पड़ता है, यानी स्कूल ज्वाइन होने के 10 इयर्स के बाद कॉलेज जाना पड़ता है कि नहीं है? तो क्या वो उन लोगों के लिए आप कॉलेज कहाँ है? एक कॉलेज नहीं खुली, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुली, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? और बोल रहे हैं बैठ के, जो ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जो कि लिस्टेड नोटिफाइड हेरिटेज है, उसको ओवैसी एमपी खुद बोल रहे हैं, वहां के एमपी, कि मैं उसको तोड़ दूंगा, मुझे नया हॉस्पिटल बनना है। नया हॉस्पिटल बराबर पीछे की एरिया पूरी खाली है, वहां पर बना सकते। डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, तो एमपी साहब बोल के बैठ के वहां पर बोल रहे कि हैदराबाद की जो शान है, जो हाईकोर्ट ने बोला कि यहाँ की जो हेरिटेज पूरे हैदराबाद की शान है, बोले हाईकोर्ट, लेकिन एमपी साहब क्या बोलते हैं, हैदराबाद के एमपी साहब, कि नहीं, मुझे ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की पूरी चीज तोड़नी है। जबकि इंजीनियर्स और इंटैक के पूरे इंस्पेक्ट करके बोले कि ये पूरी शान है, ये आराम से खट सकती है, इसको उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एमपी को इसको उखाड़ने की जरूरत आ जाती है। तो ऐसे मैं आपको बताते जाऊं तो सोशल लेवल पे इनके इतनी करप्ट एंगल्स आपको दिखते हैं। और एक खुली बात बताती हूं मैं, वक्फ में जो कि हैदराबाद एमपी सालों 5 ईयर के कितने टर्म से बैठ चुके हैं एएमआईएम के लोग, और खास करके हैदराबाद के एमपी, लेकिन वक्फ बोर्ड की एक रूम जिसमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स लगाए हुए हैं, यही केसीआर मिनिस्टर जिसके पास माइनॉरिटी की पोर्टफोलियो थी पहले 5 साल में, पहले टर्म में, उनकी टर्म में वो बगैर कोई कानून के इजाजत के, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देती, कोई रिटर्न परमिशंस नहीं है, उन्होंने जाके वक्फ बोर्ड में वक्फ की रूम पे ताला डालते हैं। आज तक सालों से ताला पड़ा हुआ है, ये है। और वक्फ बोर्ड में कौन बैठे हैं? एमपी, सोल एमपी, रिपीट हैदराबाद के एमपी। आज तक उसको खोलने की बात नहीं हुई है उनके पास से, ना उनके एमएलए से हुई है जो कि भी वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, ना कि उनके नॉमिनीज जो कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं। बोलिए भाई, अभी वक्फ बोर्ड की ना बोल रहे थे ना कि ऐसा हुआ, तो कौन है वहां पर अंदर बैठे हुए? जिसकी एमआईएम के लोग, वही लोग तो बैठे हुए हैं ना अंदर।
और वही इनकी ओपनली फ्रेंडली है भाई, इनकी ओपन फ्रेंडली पार्टी है और इनकी ओपनली एक जमात है, जमात इस्लामी हिंद, इनको ओपन डिक्लेयर करती है हमेशा सपोर्ट, कोई चुपी नहीं है। और ओपन सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी टीआरएस को ये खुद एक दूसरे को ओपन दे रहे हैं सपोर्ट, इट्स देयर चॉइस, नो प्रॉब्लम। लेकिन वक्त हमें बस एक मिनट ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार भी ऐसे इलेक्शन होंगे, यानी बदलाव नहीं होगा जिन सीटों की आप बात कर रही है, जहां की आपने बात की अभी? वही तो मैं बता रही हूँ कि इन मुसलमान ने उनके बातों पे जब वो सिर्फ ये बोलते जाते हैं, उनकी स्पीच इलेक्शन, अरे बात गौर करिए, हैदराबाद की जो 7 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, उन सीटों में अगर अवाम अभी भी एमआईएम को नहीं पूछती कि भाई बीआरएस पार्टी मैनिफेस्टो देती है, बीजेपी मैनिफेस्टो देती है, कांग्रेस मैनिफेस्टो देती है, बताइए भाई एमआईएम कभी मैनिफेस्टो भी दी है क्या पब्लिक को? वो मैनिफेस्टो दिए बगैर चला रही है। वो बताइए अवाम की लेवल क्या समझते हैं, वो अवाम को इतनी गिरी हुई रखते भी है और समझते भी है कि इन लोगों को अब मैनिफेस्टो भी देने की जरूरत नहीं है, हम इनको प्रॉमिस भी करने की जरूरत है। मालूम है उनकी इलेक्शन की स्पीच में क्या रहता है? अरे भाई रेवंत का कुछ रहता, नहीं तो उनका कुछ रहता, यही रहता, ताने ताने रहते, उन लोग तालियां और सीटी बजाते हैं और उसके ऊपर हम एमपी बनते, एमएलए बनते, कॉर्पोरेटर बनते। ये कैसा पॉलिटिकल थिंग है भाई? ये हु इज टू रिफॉर्म दिस? ये चीज मैं बता रही हूँ कि इनको अनपढ़ रखा जाता है, मालूमात के कम रखा जाता है, और उनसे आप उम्मीद भी करेंगे क्या भाई? एक मैनिफेस्टो नहीं पूछती बहुत कुछ ऐसी स्थिति है जो कि लुबना जी ने भी बताई है कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं माजिद जी भी लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसके लिए तो कुछ भी भविष्य नहीं है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर अगर हम इस पूरे डिबेट को एक कंक्लूजन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है, क्या वहां पर भी बदलाव होगा? क्योंकि मुस्लिम एक मेजर फैक्टर है, कहीं ना कहीं वोटर्स की एक बड़ी भूमिका मुस्लिम वर्ग भी निभा रहा है, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि इस बार कितना बदलाव तेलंगाना में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।